Monica Sachdeva and I welcome you all to my channel Target Judiciary। तो अभी तक हम ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट पर ऑलरेडी 8 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और आज है हमारा लेक्चर 9। तो अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दी हैं तो ये रहा उसका लिंक। तो आज आइए अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए, एक्चुअली लेक्चर 8 में हम डिस्कस कर रहे थे बेंथम को, तो आज इस लेक्चर में हम बेंथम को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेंथम की थ्योरी, जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी, बेंथम ने प्लेजर एंड पेन की थ्योरी को दिया है, जिसको और किस नाम से जानते हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो प्लेजर और पेन जो है, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, तो ये उनकी थ्योरी थी। तो बेंथम ने यहाँ पर लॉ को बेसिकली लॉ की यूटिलिटी बताई है सोसाइटल पर्पस को सॉल्व करना। तो उन्होंने लॉ को डायरेक्टली लिंक किया है या फिर कह सकते हैं रिलेट किया है सोसाइटल पर्पस से, और सॉवरेनिटी को भी उन्होंने यूटिलिटी से कोरिलेट किया है। यानी कि उनका मानना ये है कि स्टेट जो भी लॉज बनाएगा वो इस पर्पस के लिए होने चाहिए कि वो सोसाइटी में चल रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और मैक्सिमम हैप्पीनेस दे सके मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को। तो आई होप यू आर क्लियर विद द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। अब हम देखेंगे कि ये जो प्लेजर और पेन की थ्योरी थी, इसका क्रिटिसिज्म क्या है। तो फ्रीडमैन ने कहा है कि इट कांट बी कंसीडर, इट माने this theory can't be considered as a final test of adequacy of law। यानी कि केवल इस थ्योरी के बेसिस पर हम लॉ का फाइनल टेस्ट नहीं कर सकते, लॉ की एडिक्वेसी का, यानी कि लॉ कितना रेलिवेंट है, इसका टेस्ट केवल इस थ्योरी के बेसिस पर नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको इस चीज को समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, जैसे हमारे अभी इंडिया में रिजर्वेशन लॉज एग्जिस्ट करते हैं, रिजर्वेशन सिस्टम है। हमने वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन लॉज बनाए हैं। तो उन रिजर्वेशन लॉज की वजह से वीकर सेक्शन को हैप्पीनेस मिल रही है या फिर उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। पर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो हो सकता है इन सब रीजंस की वजह से कुछ पेन फील करते हो, क्योंकि हम देखते हैं कि एग्जाम्स में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़ी मेरिट लिस्ट कम जाती है रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए। तो वो चीज हो सकता है जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए एक पेन का कारण हो। पर और वो आपको ये भी पता है कि जनरल कैटेगरी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल है, while the weaker section consists of minimum number of people। तो यहाँ पर अगर हम इस थ्योरी को अप्लाई करें, प्लेजर एंड पेन की थ्योरी, तो ये बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि जो रिजर्वेशन के लॉज हैं उनका एग्जिस्ट करना जरूरी है इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन। तो लॉ का वहाँ एम जो है वो सोसाइटल पर्पस को सॉल्व कर रहा है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को प्लेजर दे रहा हो और मिनिमम नंबर ऑफ पीपल को पेन दे रहा हो। तो यहाँ इसकी थ्योरी फेल कर जाती है। इसीलिए फ्रीडमैन कहते हैं कि इस थ्योरी को हम फाइनल टेस्ट की तरह कंसीडर नहीं कर सकते। ये थी इस बेंथम की केवल एक क्रिटिसिज्म। आइए देखते हैं दूसरी क्रिटिसिज्म क्या है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है कि इन्होंने, यानी कि बेंथम ने ओवर एस्टिमेशन किया है पावर ऑफ लेजिस्लेटर का, क्योंकि ये मानते हैं कि लेजिस्लेटर यानी कि एक जो सॉवरेन बॉडी है, जो स्टेट है, वो लॉज बनाएगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा सोसाइटी पर। तो इन्होंने पूरा का पूरा पावर लेजिस्लेटर के हाथ में दे दिया। तो और अगर वो नहीं मानी जाती है तो सैंक्शंस भी इम्पोज किए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ इनकी पावर का, यानी कि लेजिस्लेटर की पावर को तो ओवर एस्टिमेट किया गया है, और इंडिविजुअल के डिस्क्रिशन को, यानी कि आम आदमी, एक पर्सन, एक सिटीजन जो है वो क्या चाहता है, उनकी नीड क्या है, उसको अंडर एस्टिमेट किया गया है। तो ये एक क्रिटिसिज्म हो जाती है। और नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है इनकी कि इन्होंने इंडिविजुअल एंड इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी में बैलेंस क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि ये कम्युनिटी की बात करते हैं, ये कम्युनिटी के प्लेजर की बात करते हैं। व्हेन समवन इज टॉकिंग अबाउट द
happiness of maximum number of people, it means he is talking about the community and not of a particular individual. तो इसीलिए यहाँ बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ, तो दिस ऑल्सो बिकम वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ बेंथम. So I hope you are clear with the criticism as well as the theories which have been given by Bentham and supported by Bentham. Theory of pain and pleasure, तो ये हमें इन सब थ्योरीज को याद रखना है, साथ ही साथ हमें इसके क्रिटिसिज्म को भी याद रखना है. तो बेंथम हमने क्लियर कर लिया. अब हम प्रोसीड करेंगे ऑस्टिन की डेफिनेशंस के साथ या ऑस्टिन की थ्योरी के साथ. देखते हैं ऑस्टिन को. तो ऑस्टिन ने सिंपल वर्ड्स में कहा है कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन से हैं. देखिए, ये लॉ को एक कमांड मान रहे हैं जो कि सॉवरेन के द्वारा दी जा रही है, और वो कमांड के पीछे है एक सैंक्शन. सैंक्शन यानी कि पनिशमेंट. तो कमांड का मतलब आप समझते हैं कि किसी को निर्देश देना. तो वो निर्देश कौन दे रहा है? सोवरेन. सोवरेन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग है एक पॉलिटिकल लीगल सुपीरियर. पॉलिटिकल लीगल सुपीरियर यानी कि एक ऐसी बॉडी जो कि लीगली सुपीरियर की तरह काम कर रही है और पूरी मतलब पूरे स्टेट को गवर्न कर रही है लॉज बनाकर. तो आज के केस में अगर हम देखें तो वो पॉलिटिकल लीगल सुपीरियर हो जाती है पार्लियामेंट. व्हाई? बिकॉज पार्लियामेंट इज मेकिंग लॉज इन ऑर्डर टू गवर्न द एंटायर कंट्री. तो यहाँ हमें तीन एलिमेंट्स इजिली क्लियर हो जाते हैं कि ऑस्टिन मेन फोकस करते हैं आपका कि लॉ एक कमांड है जो कि सॉवरेन देता है यानी कि पॉलिटिकल लीगल सुपीरियर देता है, और अगर वो कमांड लोग ओबे नहीं करेंगे तो उनको सैंक्शन किया जाएगा, मतलब उनको पनिशमेंट दी जाएगी. तो ये उनकी डेफिनेशन है ऑस्टिन की. और इसी डेफिनेशन को ऑस्टिन कहते हैं कि यही एक्चुअली में ज्यूरिस्प्रूडेंस इसी लॉ की बात कर रहा है, और ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम इसी लॉ की स्टडी करते हैं. मैंने आपको जब ऑस्टिन की डेफिनेशन पढ़ाई थी, जो वेरिक डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में कवर्ड है, उसका लिंक ये रहा. तो ये ऑस्टिन में वहां मैंने बताया था कि ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ जस्ट पॉजिटिविज्म है. जस्ट पॉजिटिविज्म का मतलब होता है मैन मेड लॉ. तो मतलब ऐसा लॉ जो एक लीगल सुपीरियर के द्वारा बनाया जा रहा है. तो वहां पे भी हमें समझ में आ गया था कि ऑस्टिन का लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है. तो अगर हम इसको अब एनालाइज करें, देन वी विल फाइंड दैट देयर आर बेसिकली दीज फोर प्रिंसिपल्स या फैक्ट्स जो कि इन्होंने अपनी डेफिनेशन में इनकॉर्पोरेट किए हैं. पहला है, मतलब इनको देखने से लगता है कि इनकी डेफिनेशन किस नेचर की है. तो फर्स्ट है आपका ऑथोरिटेटिव नेचर, क्योंकि ऑस्टिन कहते हैं कि एक कमांड है जिसके पीछे एक सैंक्शन लगा है. तो यहाँ से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ऑस्टिन एक ऑथोरिटी की बात कर रहे हैं, कि ऐसी ऑथोरिटी जो केवल सॉवरेन के पास है. तो इसका नेचर, इस लॉ का नेचर ऑथोरिटेटिव है. दूसरा, ये बाइंडिंग फोर्स रखता है. ये जो लॉ है ये बाइंडिंग फोर्स रखता है. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपको उसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी. देयरफॉर इट बिकम्स बाइंडिंग इज इन नेचर एज वेल. नेक्स्ट है आपका कि ऑस्टिन ने कंप्लीटली अवॉइड किया है मेटाफिजिकल मेथड को. मेटाफिजिकल का मतलब होता है स्पिरिचुअल मेथड. जैसे कि हमने अपने नेचुरल लॉ स्कूल में देखा था कि जितने भी ज्यूरिस्ट थे उन्होंने लॉ ऑफ रीजन, डेस्टिनी, इन सब पे फोकस किया है. उन्होंने डिवाइन लॉ की बात की है. पर ऑस्टिन तो उसको लॉ ही नहीं मानते हैं. ऑस्टिन केवल लॉ एज इट एग्जिस्ट, यानी कि जो एक्चुअल लीगल सिस्टम है, ऐसा लॉ जो मैनमेड द्वारा बनाया गया, मैनमेड है, वो उस लॉ को ही केवल लॉ मानते हैं. तो इसके बाद हमें समझ में आया कि इन्होंने मेटाफिजिकल मेथड को अवॉइड किया. तो बात आती है कि इन्होंने अडॉप्ट किस मेथड को किया है. तो इन्होंने अडॉप्ट किया है डेफिनेटिव मेथड को. डेफिनेटिव मेथड जिसको ये बोलते हैं जस्ट पॉजिटिविज्म. तो ये था आपका ऑस्टिन का प्रिंसिपल्स और उसके क्रिटिसिज्म एज वेल. तो अभी हमने बेंथम को पढ़ा, पूरा ऑस्टिन को पढ़ा. अब हम ओवरऑल इनका क्रिटिसिज्म फाइंड आउट करते हैं कि ओवरऑल इसका क्रिटिसिज्म क्या है. देखिए,
अगर एनालिटिकल स्कूल का क्रिटिसिज्म की बात करें तो हमें इसको साफ साफ पता चलता है इनकी डेफिनेशंस को पढ़कर कि इन्होंने कस्टमरी लॉस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, बिकॉज दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मैन मेड लॉ। तो कस्टमरी लॉस का तो कोई एसेंस हमें दिखाई नहीं पड़ता इनकी डेफिनेशंस में। तो कस्टमरी लॉ यानी कि वो लॉ जो एज अ कस्टम मतलब चलता आ रहा है, उसको लॉ के साथ वो कंसिस्टेंट है एंड पीपल आर फॉलोइंग दैट थिंग, तो उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। बात करते हैं जुडिशियल डिसीजंस की। जैसे कि आज के समय में हमें देखने को मिलता है कि कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है, ये जो डिसीजन देते हैं वो एज अ प्रेसिडेंट यूज हो जाते हैं आपके आने वाले नए जो केसेस होते हैं उसमें। तो उन जुडिशियल डिसीजन की तो ऑस्टिन या बेंथम या अदर ज्यूरिस्ट जो हैं एनालिटिकल स्कूल के, वो तो बात ही नहीं करते हैं। तो जुडिशियल डिसीजन भी आपका यहाँ इग्नोर कर दिया गया है। नेक्स्ट है, ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ केवल तभी ओबे किया जा रहा है जब उसके पीछे सैंक्शन लगी है। पर क्या ऐसा एक्चुअल में है? जरा सोचिए कि क्या आप और मैं केवल इसीलिए लॉ को फॉलो करते हैं क्योंकि उसके पीछे पनिशमेंट है? नहीं ना, क्योंकि हमारी कुछ मोरल वैल्यूज भी हैं जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम कुछ गलत काम ना करें। तो जरूरी नहीं है कि हम गलत काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लॉ हमें पनिश करेगा, बल्कि देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स जो कि हमें इस चीज के लिए अबाइड करे हुए हैं कि हम गलत काम नहीं करें। तो ये वाला एक क्रिटिसिज्म हो जाता है कि इट इज ओबेड बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द पीपल। मतलब ये चीज एग्जिस्ट करती है, बल्कि पर ऑस्टिन कहते हैं कि इट इज ओबेड बिकॉज ऑफ द सैंक्शन। तो यहाँ पर ये चीज भी गलत हो जाती है। तो इट इज बेसिकली दीज आर बेसिकली द क्रिटिसिज्म ऑफ द एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो हमने बहुत सारे ज्यूरिस्ट को देखा, बाकी ग्रे, सेलमेंट, होलैंड, वो भी इसी तरह की डेफिनेशंस उनकी भी हैं, वो भी इन्हीं चीजों को कवर करते हैं। देयरफॉर दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस स्कूल। अब हम देखेंगे इस स्कूल के बहुत सारे नाम हैं। तो आपके पास मेंस में कभी भी किसी भी नेम से क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए पॉजिटिव लॉ स्कूल के बारे में लिखिए, आप बताइए इंपेरेटिव लॉ स्कूल क्या होता है। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि एनालिटिकल स्कूल के और क्या क्या नोमेनक्लेचर कैसे कैसे किया गया है और उसके पीछे का रीजन क्या है। तो लेट्स सी द नोमेनक्लेचर ऑफ द एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल के जो अलग अलग नेम्स हैं, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। एनालिटिकल स्कूल बेसिकली 6 नेम्स से जाना जाता है, जिसमें कि पॉजिटिव लॉ स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंपेरेटिव स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंग्लिश स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, सिस्टमैटिक स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इसके 6 नेम्स हैं। तो अब देखते हैं कि इसके नेम के पीछे का रीजन क्या है। देखिए, पॉजिटिव लॉ स्कूल इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इट टॉक्स अबाउट मैन मेड लॉ। पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है मैन मेड लॉ और एनालिटिकल स्कूल उसी लॉ की बात कर रहा है, देयरफॉर इट इज नोन एज पॉजिटिव लॉ स्कूल। नेक्स्ट है इंपेरेटिव स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इंपेरेटिव का मतलब होता है अर्जेंट। तो क्योंकि एनालिटिकल स्कूल में ये कहा गया है कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, ऐसा ऑस्टिन कहते हैं। तो ये एक ऐसी कमांड है जिसको फॉलो करना या ओबे करना बहुत अर्जेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज उसके लिए पनिशमेंट है अगर वो डिसओबे की जाती है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज इंपेरेटिव स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट है इंग्लिश स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्योंकि ऑस्टिन इंग्लिश मतलब ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, ही वॉज अ इंग्लिश ज्यूरिस्ट, और बाकी इसमें अदर ज्यूरिस्ट भी हैं एनालिटिकल स्कूल। ये स्कूल बेसिकली वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा, मतलब इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग था, देयरफॉर इट इज नोन एज इंग्लिश स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये तो आपको इसका नेम ही सजेस्ट करता है कि बिकॉज ऑस्टिन वॉज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ दिस स्कूल, देयरफॉर इट इज नोन एज ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक स्कूल। ये नेम दिया था सैलमन ने, ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये नेम किसने दिया है। सिस्टमैटिक सैलमन कहते हैं कि एनालिटिकल स्कूल कैन ऑल्सो बी नोन बाय दिस नेम। वाई? Because in this systematic school of jurisprudence,
जो है इसका रीजन ये है कि इसमें लीगल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी किया जाता है, तो इसलिए मतलब ये स्कूल में एनालिसिस करके और उसको सिस्टमैटिक वे में किया जाता है सब कुछ, इसलिए इसका नाम सिस्टमैटिक स्कूल भी है। और फिर है एनालिटिकल। एनालिटिकल का नेम भी ये सिंपली सजेस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ लॉ के और लीगल कॉन्सेप्ट्स के एनालिसिस किया जा रहा है, उसको उसका विश्लेषण किया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है। तो आई होप यू आर क्लियर विद द नोमेनक्लेचर एंड द रीजन बिहाइंड द नेम्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। If you have any doubt regarding this lecture, you can ask those questions in the comment box. So I hope you liked the lecture. This is it for today. Thank you so much. Have a nice day and keep watching all the previous videos of jurisprudence. Bye bye.